व्याख्यान 46 लेक्चर 46। और इस व्याख्यान के साथ हम आरंभ करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन। और ये कई भागों में होगा, तो आज हम इसका भाग 1 करेंगे। और आज के व्याख्यान में हम तरंग गति के लिए समीकरण पर चर्चा करेंगे। तो अब तक आपने देखा कि पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने मैक्सवेल की इक्वेशन, उसके मैक्सवेल समीकरण लिखे और पिछले व्याख्यान में उन समीकरणों को प्रयोग में लाते हुए यह दिखाया कि किस तरीके से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र मिलके ऊर्जा और संवेग दोनों का संचालन करते हैं। अब हम दिखाएंगे कि कैसे यही समीकरण हमको यह बताते हैं कि यदि कहीं पर विद्युत चुंबकीय हलचल हुई हो, उसमें कुछ बदलाव हुआ है, कुछ क्षेत्र बदले हैं, तो कुछ भी हलचल हुई हो तो ये तरंगों के रूप में किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होता है। इसके लिए हम आरंभ करेंगे स्रोत रहित मैक्सवेल के समीकरणों से। स्रोत रहित क्योंकि हम मानते हैं कि स्रोत ने तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र बना दिए, उसके बाद ये जब इनका प्रसारण हो रहा है हम उसके बारे में अभी बात करेंगे और उस पर ध्यान देंगे। तो स्रोत रहित यदि आप मैक्सवेल के समीकरण देखें निर्वात में, तो E का डाइवर्जेंस 0 होगा, इसका कर्ल बराबर होता है माइनस dB dt। B का तो डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है, लेकिन चूंकि ये स्रोत रहित है तो B का कर्ल केवल E के समय के साथ बदलाव के साथ आएगा और इसका समीकरण है μ0 ε0 dE dt। आपको पुनः ध्यान दिला दूं कि इसको हम फैराडे का नियम बोलते हैं। बाईं ओर हमने गॉस का नियम लिखा है। डेल डॉट बी बराबर 0 कोई नियम नहीं है, लेकिन इसका जो अभिप्राय है वह यह है कि कोई चुंबकीय आवेश स्वतंत्र रूप से नहीं होता। और अंत में हम देखते हैं कि मैक्सवेल की जो विस्थापन धारा है, जिसका अर्थ यह होता है कि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो जरा सा मैं पुनरावृत्ति कर देता हूं जो बातें मैंने पहले कही हैं, जिससे थोड़ा ध्यान रहे। तो अब इन समीकरणों को हम थोड़ा गणितीय तरीके से इधर उधर करते हैं। कर्ल ऑफ E बराबर माइनस dB dt, डाइवर्जेंस ऑफ B बराबर 0 और कर्ल ऑफ B बराबर μ0 ε0 dE dt। अब हम जो कर्ल ऑफ E का समीकरण है उसका पुनः कर लेते हैं। तो कर्ल ऑफ E बराबर होगा माइनस d/dt कर्ल ऑफ P। पहले ही मैं कई बार बता चुका हूं कि कैसे हम
डेल और टी इनके अवकलन को एक दूसरे से बदल सकते हैं। अब जो बाया पद है इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई। इसका भी मैं अर्थ आपको अभी बताता हूँ, बराबर माइनस डी बाई डी टी, और कर्ल ऑफ बी अगर मैं उसका मान चौथे समीकरण से लिखूं तो ये बराबर होगा विस्थापन धारा के। अब हमने देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ ई तो शून्य है, इसलिए अब इस सब को हम लिख सकते हैं कि माइनस डेल स्क्वायर ऑफ ई बराबर माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ई। अब आप सोच रहे होंगे कि डेल स्क्वायर को हम ई वेक्टर पर कैसे इसकी संक्रिया करेंगे, कैसे इसको ऑपरेट करेंगे। तो इसका अर्थ यह होता है कि जब आप डेल स्क्वायर ई पर लगाते हैं, इसका अर्थ यह है कि ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के इस पर ऑपरेट कर रहा है, और आई जे के तो बिल्कुल निर्भर नहीं करते हैं एक्स वाई जेड पर। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि हम ई एक्स जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है उस पर इसको ऑपरेट करें, आई प्लस डेल स्क्वायर ई वाई जे प्लस डेल स्क्वायर ई जेड के ये होगा। तो हम तीनों घटकों पर डेल स्क्वायर लगाते हैं और उससे जो वेक्टर बनता है वो आ जाता है। तो इससे हमको जो समीकरण मिला वह मिला डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर, और इसको हम फिर लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमको एक समीकरण मिल गया। ठीक इसी प्रकार यदि मैं कर्ल ऑफ बी इक्वेशन का फिर से कर्ल लूँ तो ये बराबर होगा म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी बाई डी टी कर्ल ऑफ ई, और पुनः मैं वो गणितीय सूत्रों का प्रयोग करूं तो इससे मुझे मिल जाएगा डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू ज़ीरो डी टू बी बटे डी टी स्क्वायर बराबर शून्य। तो दोनों ई और बी ठीक एक सा समीकरण का अनुसरण करते हैं, और इसको यदि मैं एक दिशा माने x में लिखूं तो ये समीकरण हो जाएंगे डी टू ई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, या डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी टू बी बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें ई एक्स के साथ बदल रहा है। जब हमने डेल स्क्वायर लिखा था तो ये सब दिशाओं में बदल रहा था, अब ये सिर्फ एक्स दिशा में बदल रहा है, और इसी प्रकार बी भी एक्स दिशा में बदल रहा है, और ये समय के साथ भी धीरे धीरे बदल रहा है, और ये इस तरह का इक्वेशन इसका अनुसरण करते हैं। तो मैक्सवेल के समीकरण यह दिखाते हैं कि यदि रो बराबर शून्य और जे बराबर शून्य हो तो ये हम ऐसे स्थानों पर हैं जहाँ पर ये क्षेत्र तो हैं लेकिन वहाँ पर कोई स्रोत नहीं है, स्रोत द्वारा ये पैदा कर दिए गए हैं, अब ये कहीं पर हैं। तो इनमें जो समीकरण आते हैं वह हैं डी टू ई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर बराबर शून्य, और डी टू बी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो
d2b बटे dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा, और वह यह है कि जब हम समीकरणों को इन रूप में लिख रहे हैं तो E और B केवल x तथा t पर निर्भर करते हैं। अब हम इन समीकरणों का अर्थ समझना चाहेंगे कि इनसे हमको क्या पता चलता है। तो अब हमारा जो उद्देश्य है यह समझना कि यदि कोई भौतिक मात्रा यहाँ पर E तथा B ऊपर लिखे समीकरण का अनुसरण करे तो इसका अर्थ क्या है। और मैं पहले से आपको बता दूं, इसका अर्थ यह है कि ये जो B या E में होने वाली हलचल है ये एक वेग से दूसरी ओर चलेगी, प्रसारित होगी, ये इसका अर्थ है। अब हम उसको ज़्यादा सटीक तरीके से देखते हैं। तो मैं आपको एक ऐसे उदाहरण पर ले चलता हूं जो आप भली भांति जानते हैं अपने 12वीं क्लास से। तो मानिए कि एक डोर पर, ये तनी हुई डोर है, एक स्थान पर कोई हलचल होती है। तो मान लीजिए ये डोर x दिशा में है, तनी हुई है, और कहीं पर हमने एक हलचल करी, इसको एक तरफ खींचकर छोड़ दिया। तो हम देखते हैं ये हलचल एक गति v से चलती है और दूसरे स्थान पर जाती है समय t पर। इसी प्रकार यदि हम एक स्थान पर बोलते हैं तो इससे वायु में होने वाली हलचल चलकर दूसरे स्थान पर पहुंचती है। ये दोनों ही उदाहरण आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत अच्छी भली भांति परिचित हैं। और अभी हम देखेंगे कि इन हलचलों का आकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में बदलता नहीं है। ये कैसे पता? डोर पर आप देख सकते हैं कि लगभग नहीं के बराबर उसमें बदलाव होता है। इसी प्रकार यदि मैं इस स्थान से बोल रहा हूँ और कोई 100 मीटर दूरी पर, 200 मीटर दूरी पर मेरी आवाज़ सुन रहा है, तो उसको अ ही सुनाई पड़ता है, ब ही सुनाई पड़ता है, का ही सुनाई पड़ता है। तो इनका आकार बदल नहीं रहा है, नहीं तो वह ध्वनि बदल जाएगी। तो ऐसे में हम कैसे इनको दर्शा सकते हैं? तो अब हम पुनः डोरी पर चले जाते हैं। तो मान लीजिए एक तनी हुई डोरी है और इस पर x बराबर 0 पर हमने कोई t बराबर 0
समय पर एक हलचल पैदा करी। और इस हलचल को हम मान सकते हैं कि y दिशा में ये डोरी को खींचकर पैदा करी गई है और t बराबर 0 पर इसका जो फंक्शन है y x t बराबर 0 पर है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, ये बिना आकार बदले ये हलचल मान लीजिए धनात्मक x दिशा में t समय पर चलती है और दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो ये दूरी चलेगी vt, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये t बराबर, ये समय t है, इतने समय में vt चल गई। चूंकि इसका आकार नहीं बदला है तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि यह y x माइनस vt 0 है। ऐसे इसका जो फलन होगा इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि x पर t समय पर होने वाली हलचल बराबर होगी y जो x माइनस वी पर थी 0 समय पर। तो यदि शब्दों में कहें तो बड़ा आसान है इसको समझना कि जो हलचल हम x पर t समय पर देख रहे हैं वह x माइनस वी पर t बराबर 0 समय पर थी। तो इसको लिख भी देते हैं। तो जो हलचल हम x पर t समय पर देखते हैं वह x माइनस वी पर t बराबर 0 समय पर थी। तो यदि कोई हलचल, जैसे कि हमारे द्वारा बनाए गए शब्द, हमारे द्वारा बोले गए अक्षर या डोरी पर चलने वाली कोई डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बिना आकार बदले एक स्थान से दूसरी ओर जाता है, तो ऐसे में जो हलचल होती है वह y x t जो होगी वह y x माइनस वी टी का फंक्शन होगी। हम चूंकि इसको पहले दूसरे तरीके से लिख चुके हैं तो इसको हम लिख देंगे y x माइनस वी टी समय t बराबर 0 पर। अब चूंकि t बराबर 0 तो एक दिया हुआ कोई शून्य ही है, मतलब वो एक फिक्स नंबर है, तो इसको हम फिर y x माइनस वी टी लिख देते हैं। तो इसको फिर से शब्दों में हम व्यक्त करेंगे, अर्थात आकार बिना बदले हुए एक y x t बराबर 0 हलचल x t पर y x माइनस वी टी 0 बराबर y x t से दी जाएगी। और इसके करने में हमने क्या करा है कि एक तो आकार नहीं बदला है, यदि हलचल धनात्मक x दिशा में चलायमान हो तो धनात्मक दिशा में चलायमान एक हलचल हमेशा x माइनस वी टी का फंक्शन होगी। तो यह सदैव x माइनस वी टी का फंक्शन होगी। इसी प्रकार अब हम देख सकते हैं यदि हलचल ऋणात्मक x दिशा में चल रही हो
तो अब पुनः मैं ये चित्र बना देता हूँ। ये x बराबर 0 है और यहाँ पर कोई हलचल है और ये ऋणात्मक दिशा में चल के बिना आकार बदले हुए t समय में vt दूरी चली है, तो उस दशा में y xt बराबर होगा y x प्लस वीटी 0 और इसको हम y x प्लस वीटी ही लिख देते हैं। तो बाईं ओर चलने वाली हलचल y x प्लस वीटी, दाईं ओर चलने वाली हलचल y x माइनस वीटी होगी। तो अब तक तो हमने निकाल लिया कि, पुनः मैं एक चित्र बना देता हूँ कि एक हमारे पास तनाव वाली डोरी है, इसमें x बराबर 0, t बराबर 0 पर कोई हलचल पैदा हुई और t समय बाद ये बिना आकार बदले दाईं ओर गई, तो इसका फंक्शन हो जाएगा y x माइनस वी टी। यहाँ पर इसका y x t बराबर 0 पर है, और यदि ये बाईं ओर जाती है तो इसका फंक्शन हो जाएगा y x प्लस वी टी। अब हम इसके लिए समीकरण निकालेंगे। y x प्लस वी टी या y x माइनस वी टी का प्रयोग कर इस हलचल के लिए अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो आप देखें कि यदि मैं y x माइनस वी टी लेता हूँ और u बराबर x माइनस वी टी मान लेता हूँ, तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा पूरा डेरिवेटिव y का u के साथ पार्शियल u पार्शियल x, तो यह बराबर आ जाएगा dy du के। और इसी प्रकार dy dt बराबर आएगा dy du du dt, और इसका मान आ जाएगा माइनस v dy du। और इन दोनों को मिलाकर मैं लिख सकता हूँ पार्शियल y पार्शियल x बराबर माइनस 1/v पार्शियल y ओवर पार्शियल t। तो इस प्रकार हमने देखा कि दाईं ओर चलायमान हलचल, जिसको कि अब मैं तरंग का नाम दे दूंगा, के लिए समीकरण है पार्शियल y पार्शियल x बराबर माइनस 1/v पार्शियल y पार्शियल t, या पार्शियल y पार्शियल x प्लस 1/v पार्शियल y पार्शियल t बराबर 0। इसी प्रकार बाईं ओर चलायमान तरंग के लिए बड़ी आसानी से आप दिखा सकते हैं कि पार्शियल y पार्शियल x बराबर प्लस 1/v पार्शियल y पार्शियल t, जिसका अर्थ यह हुआ कि पार्शियल y पार्शियल x माइनस 1/v पार्शियल y पार्शियल t बराबर 0। तो हमें दो समीकरण मिल गई तरंग के लिए, एक बाईं ओर जाने वाली तरंग के लिए, एक दाईं ओर जाने वाली तरंग के लिए। और अब हम लिख सकते हैं कि
अब हम उल्टी दिशा में सोचते हुए कि dy बाई डी एक्स प्लस 1/v dy बाई डी टी का हल कोई एक फलन f x माइनस वी टी बराबर y होगा। तो इसका उत्तर हमेशा एक ऐसा फंक्शन आएगा जो x माइनस वी टी का फंक्शन हो। और इसी प्रकार dy बाई डी एक्स माइनस 1/v dy बाई डी टी का हल कोई फंक्शन दूसरा, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, g x प्लस वी टी बराबर y एक्स टी होगा। तो हमने एक दाईं ओर जाने वाली तरंग, एक बाईं ओर जाने वाली तरंग, इनके लिए दो इक्वेशनें निकालनी। पर अब हम चाहेंगे कि समीकरण एक ही हो जो दोनों स्थितियों में लागू हो। क्योंकि बार बार हम ये ध्यान नहीं रखना चाहते हैं कि बाईं ओर जा रही है तरंग या दाईं ओर जा रही है। एक समीकरण लिखें और वो सब पूरा काम कर जाए। तो अब हम दोनों समीकरणों को मिलाएंगे। तो हमारे पास समीकरण है dy बाई डी एक्स प्लस 1/v dy बाई डी टी, जिसका अर्थ यह था कि यदि मैं दाईं ओर जाने वाली तरंग के लिए x के सापेक्ष डेरिवेटिव लूँ y का, तो ये 1/v डी बाई डी टी इसके बराबर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि d बाई डी एक्स बराबर है माइनस 1/v डी बाई डी टी, इसके समान है। और इसी प्रकार dy बाई डी एक्स माइनस 1/v dy बाई डी टी, इसका अर्थ यह होगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/v dy बाई डी टी, और तात्पर्य इसका होगा कि d बाई डी एक्स है प्लस 1/v dy बाई डी टी लेने का जैसा। तो यदि मैं दोनों को मिला दूं, यानी कि मैं एक और अवकलन लूंगा d बाई डी एक्स के सापेक्ष, तो मेरे को मिल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये आप देखते हैं कि दोनों दशाओं में ये आ जाएगा प्लस 1/v स्क्वायर d2y बाई डी टी स्क्वायर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/v स्क्वायर d2y बाई डी टी स्क्वायर, ये दोनों तरह की तरंगों को, जो दाईं ओर जा रही हों और बाईं ओर जा रही हों, दोनों के लिए एक ही समीकरण है। इसका एक और हल होता है जो कि स्टेशनरी वेव्स या अचल तरंगों को भी देता है। तो ये तरंगों के लिए समीकरण है। और इस पर थोड़ा सा मैं और ध्यान दूंगा कि यदि हमारे पास ये समीकरण है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/v स्क्वायर d2y बाई डी टी स्क्वायर बराबर 0, तो इसका हल होगा y एक्स टी बराबर कोई फंक्शन f x माइनस वी टी या g x प्लस वी टी या कोई कांस्टेंट c1 f x माइनस वी टी प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट c2 g x प्लस वी टी। तो तीनों इसके हल हैं, क्योंकि g प्लस एक्स प्लस वी टी भी इसका हल है, f x माइनस वी टी भी इसका हल है। तो पहला तो हो गया दाईं ओर या धनात्मक दिशा में चलायमान तरंग, दूसरा हो गया बाईं ओर या ऋणात्मक और जो तीसरा हल है
यह बहुत विशेष है क्योंकि यह हमें अचल तरंग भी दे सकता है। स्टेशनरी वेव्स, जिसके बारे में आपने अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ा है कि जैसे एक पाइप में या एक स्ट्रिंग में अचल तरंगें भी बनती हैं, वो हल भी इसका है। और अचल तरंगें आपने देखा होगा जब आपने ये पढ़ा था कि ये दो तरफ चलने वाली तरंगों का मिश्रण है। वही हमने तीनों अब हमको मिल गए। तो अब हमने तरंगों के लिए समीकरण निकाल लिए हैं। अब इसकी हम तुलना करेंगे जो पहले हमने ई और बी के लिए समीकरण निकाले थे। तो अब इस तरंगों के समीकरण की तुलना हम ई और बी के लिए निकाले गए समीकरणों से करते हैं। तो तीनों को मैं एक साथ लिखूंगा। अभी जो हमने समीकरण निकाला है वह है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/v स्क्वायर d2y बाई डी टी स्क्वायर। ई के लिए जो मैंने समीकरण निकाला था वह था d2e बाई डी एक्स स्क्वायर एक डायमेंशन में माइनस म्यू ज़ीरो अपस्लॉन ज़ीरो d2e बाई डी टी स्क्वायर बराबर 0। और जो b के लिए समीकरण निकाला था वह था d2b बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस म्यू ज़ीरो अपस्लॉन ज़ीरो d2b बाई डी टी स्क्वायर बराबर 0। तो आप देखेंगे कि तीनों सूत्र, तीनों समीकरण एक सी हैं। पुनः मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/v स्क्वायर d2y बाई डी टी स्क्वायर बराबर 0। d2e बराबर डी एक्स स्क्वायर माइनस म्यू ज़ीरो अपस्लॉन ज़ीरो d2e बाई डी टी स्क्वायर बराबर 0, या d2b बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस म्यू ज़ीरो अपस्लॉन ज़ीरो d2b बटे डी टी स्क्वायर बराबर 0। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ई या बी में पैदा की गई हलचल, ये हलचल मैं किसी आवेश को इधर से उधर तक हिला के कर सकता हूँ या बहने वाली धाराओं में अचानक बदलाव करने से कर सकता हूँ। 1/√ऑफ म्यू ज़ीरो अपस्लॉन ज़ीरो गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होगी। अब 1/√ऑफ म्यू ज़ीरो अपस्लॉन ज़ीरो को हम c या प्रकाश का वेग लिख देते हैं क्योंकि इसका मान उसके बराबर आता है। तो ये बदलाव हमेशा एक स्थान से दूसरी ओर इस गति से जाएगा। इस प्रसारण को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, क्योंकि हैं तो ये तरंगें ही एक ही वेग से जा रही हैं। तो लेकिन विद्युत चुंबकीय का अर्थ यह है कि जब ई और बी एक साथ हों तो ये एक दूसरे को बनाते हुए चलते हैं बिना किसी स्रोत के, और इनको हम तरंग कहते हैं। तो ये हलचल जो हमने करी, ई को बी बनाएगा, बी को ई बनाएगा, और ये बनाते हुए आगे चलते हैं। और इसका वेग c बराबर 1/√ऑफ म्यू ज़ीरो अपस्लॉन ज़ीरो, जो बराबर 3 × 10⁸ मीटर्स प्रति सेकंड बराबर प्रकाश का वेग।
होता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार यदि हम मैक्सवेल के इक्वेशन को इनके समीकरण को मिलाएं तो कैसे हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समीकरणें मिलती हैं, और ये विद्युत चुंबकीय हलचल एक स्थान से दूसरी ओर प्रकाश के वेग से चलती है। ये हमने इस व्याख्यान में स्थापित कर दिया। अब इसी को लेते हुए हम अगले व्याख्यान में इन समीकरणों के विशेष हल, जिनको हम समतल विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो अगले व्याख्यान में हम एक विशेष हल, जिसको हम समतल विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।